नमस्कार दोस्तों, मैं पवन जहांगीर आपका उत्कर्ष में तहे दिल से स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ, मस्त, जबरदस्त और शानदार होंगे। तो विद्यार्थियों, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, आज का हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है? दहन। क्या होता है दहन? आप अपने आसपास ढेर सारी चीजों को जलते हुए देखते होंगे, लेकिन अगर वास्तविक रूप से आपसे परिभाषा पूछी जाए कि दहन का मतलब क्या होता है या उससे आप क्या समझते हैं, तो बच्चों सबसे पहले हमें इसकी परिभाषा पता होनी चाहिए। क्या होता है दहन? तो बच्चों, दहन क्या होती है? एक रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसमें कोई पदार्थ क्या करता है? वायु में उपस्थित ऑक्सीजन गैस से क्रिया करता है, और इस ऑक्सीजन गैस से जब वो क्रिया करता है तब वो क्या पैदा करता है? वो ऊष्मा पैदा करता है और इसके साथ साथ प्रकाश उत्पन्न करता है। तो ऐसी जो रासायनिक अभिक्रिया होती है उसी को हम दहन के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, उसकी परिभाषा लिख लेते हैं। तो यहां पे मैंने हेडिंग लगाई है दहन। तो क्या हो जाएगी इसकी परिभाषा? दहन एक रासायनिक अभिक्रिया है, रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें कोई पदार्थ वायु में उपस्थित ऑक्सीजन गैस से क्रिया कर ऊष्मा तथा प्रकाश उत्पन्न करता है। चीज आगे सभी बच्चों को समझ में? ये चीज क्या कह रहा हूं वापस सुनिए। मुझे किसी पदार्थ का दहन करना है तो वो पदार्थ क्या करेगा? वायु में उपस्थित ऑक्सीजन गैस से क्रिया करेगा, और जब वो ऑक्सीजन गैस से क्रिया करता है तो वो क्या उत्पन्न करता है? तो वो ऊष्मा तथा प्रकाश उत्पन्न करता है। तो जैसे मैं एक पदार्थ को जला रहा हूं यहां पर, या उसका दहन कर रहा हूं, जिसका नाम है चारकोल, और जब मैं चारकोल का दहन करूंगा तो मुझे कौन सी गैस की यहां पर आवश्यकता है? ऑक्सीजन गैस की आवश्यकता है। तो मैंने यहां पर लिख दिया ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन गैस से जब ये क्रिया करेगा कौन? चारकोल, तब एक गैस पैदा होती है, और उस गैस का नाम क्या है बच्चों? उस गैस का नाम है बेटा कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहां पर मैंने लिख दिया कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब अगर यहां पर चारकोल का दहन होगा तो यहां पर एक गैस भी पैदा होती है जिसको कार्बन डाइऑक्साइड गैस कहते हैं। तो चारकोल में बेटा क्या होता है? चारकोल में कार्बन होता है, और कार्बन को किससे दर्शाते हैं हम? C से दर्शाते हैं। और कार्बन का अगर दहन होगा तो उसको ऑक्सीजन गैस चाहिए, और ऑक्सीजन को किससे दर्शाते हैं? O2 से। और जब कार्बन और ऑक्सीजन दोनों आपस में क्रिया करेंगे यहां पर, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, जिसको हम कैसे दर्शाते हैं? CO2 से। तो यहां पर सभी बच्चों को ये तो चीज समझ में आ गई, दहन क्या होता है और कौन सी गैस पैदा होती है। इसके साथ साथ प्रकाश तथा ऊष्मा भी उत्पन्न होती है। लेकिन दहन के लिए हमें कौन कौन सी परिस्थितियों की आवश्यकता होती है, या दहन करने के लिए हमें कौन कौन सी शर्तों का पालन करना पड़ता है, तो उसी के बारे में अब हम बात करेंगे। तो यहां पर नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है, इसी के अंदर वो क्या है? दहन के लिए आवश्यक शर्तें, कि दहन के लिए हमें क्या चाहिए। तो दहन के लिए हमें मुख्य रूप से 3 चीजों की आवश्यकता होती है,
और वो 3 महत्वपूर्ण चीजें कौन कौन सी हैं? सबसे पहली जो चीज हो जाएगी वो हो जाएगी ईंधन, या इसको मैं एक और नाम भी दे सकता हूं, दाह्य पदार्थ। क्या मतलब होता है ईंधन का या दाह्य पदार्थ का? हमें किसी चीज का दहन करना है, तो जिसका दहन करना है उसी को हम क्या कहते हैं? दाह्य पदार्थ कहते हैं। जैसे मैं लकड़ी जला रहा हूं तो लकड़ी का दहन कर रहा हूं, अगर लकड़ी नहीं होगी तो मैं दहन नहीं कर पाऊंगा। मतलब वो पदार्थ आपके पास जरूर होना चाहिए जिसका आपको दहन करना है। तो सबसे पहली चीज आपके पास दाह्य पदार्थ या ईंधन होना चाहिए। तो क्या हो जाएगी इसकी परिभाषा? इसका मतलब क्या हो जाएगा? ईंधन या दाह्य पदार्थ का दहन किया जाने वाला पदार्थ दाह्य पदार्थ कहलाता है। दाह्य पदार्थ कहलाता है जो किसके लिए अनिवार्य है? दहन के लिए अनिवार्य है। दहन के लिए अनिवार्य है। पहली तो चीज हमें यह चाहिए दाह्य पदार्थ, यहां पर यही चीज सबसे नीचे लिखी होगी ईंधन, इसका मतलब भी यही है। अब दूसरी चीज हमें क्या चाहिए? दूसरी हमें महत्वपूर्ण जो चीज की आवश्यकता है उसका नाम क्या हो जाएगा? उसका नाम है बेटा ऑक्सीजन। और ये जो ऑक्सीजन गैस है ये कहां से प्राप्त होगी? ये प्राप्त होती है वायु से। तो ब्रैकेट में मैंने लिखा वायु द्वारा। दूसरी चीज आपको चाहिए ऑक्सीजन गैस जो आपको वायु द्वारा प्राप्त होगी। और जो तीसरी महत्वपूर्ण चीज है यहां पर उसका नाम क्या हो जाएगा? उसका नाम है बेटा ऊष्मा। सवाल यह है कि ऊष्मा क्यों चाहिए? देखिए बच्चों, सभी चीजें समान तापमान पर नहीं जलती हैं। किसी को 40 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान चाहिए, किसी को 60 डिग्री सेल्सियस तापमान चाहिए, किसी को 80 डिग्री सेल्सियस तापमान चाहिए। तो उनको उस ताप तक पहुंचाने के लिए, उस तापमान तक पहुंचाने के लिए हमें ऊष्मा की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? ऊष्मा की। जैसे एक वस्तु का तापमान है 40 डिग्री सेल्सियस, लेकिन अगर मुझे उस वस्तु को जलाना है तो मुझे कम से कम 80 डिग्री सेल्सियस तापमान देना पड़ेगा, अन्यथा वो वस्तु नहीं जल पाएगी या उसका दहन नहीं हो पाएगा। तो हमें उस 40 डिग्री सेल्सियस से 80 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचना है तो हमें क्या देनी पड़ेगी? ऊष्मा देनी पड़ेगी। और ऊष्मा देने के बाद ही क्या संभव होगा? उस वस्तु का दहन संभव होगा। तो यहां पर मैं क्या चीज लिख रहा हूं? किसी वस्तु को दहन के ताप तक पहुंचाने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है। ऊष्मा की आवश्यकता होती है। तो जब ये आपके पास 3 महत्वपूर्ण चीजें होंगी तभी जाकर दहन संभव होगा, अन्यथा यह संभव नहीं है। तो यहां तक सभी को चीज क्लियर हो गई होगी। और ये आपको ट्रायंगल दिखा रहा होगा। इस त्रिभुज में आपको स्पष्ट रूप से यहां पर दिखाई दे रहा है कि 3 चीजें हैं और इसके बीच में यहां पर आपको ज्वाला दिखाई दे रही है जो दहन का संकेत है। तो यहां पर जब ये ट्रायंगल या त्रिभुज कंप्लीट होता है तभी जाकर दहन संभव होता है। तो बच्चों, मैंने आपको दहन समझा दिया है और दूसरी चीज समझाई है कि दहन के लिए कौन कौन सी शर्तें आवश्यक होती हैं।
अब जो तीसरी महत्वपूर्ण चीज है वो क्या रहने वाली है, वो हमारा बेटा क्या होगा, दहन के प्रकार, के दहन कितने प्रकार का होता है। तो दहन जो होता है मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है, और इसके अंदर हम बात करेंगे एक एक प्रकार के बारे में, बिल्कुल चिंता नहीं करनी है। तो यहां पर मैंने क्या चीज लिखी है, दहन 3 प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। अब कौन कौन से प्रकार हैं इसके अंदर, सबसे पहला जो प्रकार हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, धीमा दहन। दूसरा जो प्रकार है यहां पर वो हो जाएगा तीव्र दहन, और तीसरा जो यहां पर प्रकार है वो हो जाएगा स्वतः दहन। तो बच्चों हम सबसे पहले प्रकार के ऊपर बात करने वाले हैं, धीमा दहन क्या होता है। तो बच्चों ये हमारे सामने पहला प्रकार धीमा दहन। तो बच्चों ऐसा दहन जिसकी रेट या जिसकी दर बहुत ज्यादा कम होती है, और जब ऐसा दहन होता है तो उसमें बहुत कम मात्रा में ऊष्मा निकलती है और प्रकाश नहीं निकलता है या प्रकाश पैदा नहीं होता है। तो ऐसा दहन क्या कहलाता है, धीमा दहन, मतलब जो बहुत धीमी गति से होता है। चीज आगे समझ में, तो यहां पर मैं इसकी आपके सामने परिभाषा लिख रहा हूं, और इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, ऐसा दहन जिसमें दाह्य पदार्थ का दहन बहुत धीमी गति से होता है, धीमी गति से या दर से होता है, जिसमें बहुत कम मात्रा में ऊष्मा पैदा होती है, लेकिन प्रकाश उत्पन्न नहीं होता, क्या कहलाता है बेटा, धीमा दहन कहलाता है। तो कॉमा लगा के मैंने क्या लिखा है, धीमा दहन कहलाता है। अब इसका उदाहरण हमसे पूछा जाएगा, तो उदाहरण इसका क्या होगा, जैसे हम श्वसन करते हैं, तो श्वसन भी एक दहन का ही उदाहरण है, जिसमें प्रकाश पैदा नहीं होता है लेकिन ऊष्मा जरूर पैदा होती है, और इसकी रेट या इसकी दर बहुत ज्यादा कम होती है। तो इस वजह से इसका उदाहरण यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर इसका उदाहरण मैं आपके सामने लिख रहा हूं, वो हो जाएगा श्वसन। ये धीमे दहन का उदाहरण है। अब बच्चों हम आ जाते हैं दूसरे प्रकार के ऊपर, और जो दूसरा प्रकार है उसका नाम है तीव्र दहन। क्या होता है तीव्र दहन, ऐसा दहन जो बहुत तीव्र दर से होता है, तीव्र गति से होता है, और उसके साथ साथ उसमें बहुत ही कम समय के अंदर प्रकाश पैदा होता है और ऊष्मा पैदा होती है, वो भी पर्याप्त मात्रा में, कोई कमी नहीं होती है। तो ऐसा दहन क्या कहलाता है, तीव्र दहन कहलाता है। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, ऐसा दहन जिसमें दाह्य पदार्थ तीव्र दर से जलता है तथा उसमें
बहुत ही कम समय में, बहुत ही कम समय में पर्याप्त मात्रा में प्रकाश तथा ऊष्मा उत्पन्न होती है, ऊष्मा उत्पन्न होती है, तीव्र दहन कहलाता है, तीव्र दहन कहलाता है। और इसके उदाहरण क्या हो जाएंगे, जैसा कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा होगा, यहां पर एक गैस जल रही है जिसका नाम है एलपीजी गैस, और दूसरा मोमबत्ती जल रही है, तो मोमबत्ती का जलना। ये दोनों किसके उदाहरण हो जाएंगे, यहां पर तीव्र दहन के उदाहरण हो जाएंगे। तो इसके उदाहरण लिख देता हूं मैं यहां पर। उदाहरण, सबसे पहले एलपीजी का दहन, और जो दूसरा उदाहरण है यहां पर मोमबत्ती का जलना, मोमबत्ती का जलना। तो लीजिए, यहां पर अब हमारा दूसरा प्रकार भी समाप्त हो चुका है। अब हम बढ़ने वाले हैं अपने तीसरे प्रकार के ऊपर, और जो तीसरा प्रकार है दहन का, उसका नाम क्या है, स्वतः दहन। स्वतः का आप मतलब समझ रहे होंगे, अपने आप। देखिए बच्चों, अधिकतर वस्तुओं को हमें जलाने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कमरे के तापमान पर ही जलने लग जाती हैं। मतलब उनको थोड़ा सा तापमान मिल जाए, थोड़ी सी ऊष्मा मिल जाए, और वो आसानी से जलने लग जाती हैं। उनको आपको हीट करने की या ऊष्मा देने की आवश्यकता ही नहीं होती है। तो ऐसा जो दहन होता है उसको हम स्वतः दहन के नाम से जानते हैं। तो यहां पर इसकी परिभाषा में क्या लिख रहा हूं, ऐसा दहन जिसमें दाह्य पदार्थ को दहन के लिए अधिक ऊष्मा की आवश्यकता नहीं होती, स्वतः दहन कहलाता है, स्वतः दहन कहलाता है। चीज समझ में आ गई? क्या बता रहा हूं मैं आपको चीज यहां पर, कि ऐसी चीज जो कमरे के ताप पर ही जलने लग जाती है, जिसको जलाने के लिए आपको ऊष्मा देने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है, वो अपने आसपास के पर्यावरण से या सराउंडिंग से, वातावरण से आसानी से ऊष्मा को ग्रहण करके जल जाती है। तो ऐसा जो दहन होता है उसको हम स्वतः दहन कहते हैं। और इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, इसका उदाहरण हो जाएगा फास्फोरस का वायु में जलना। फास्फोरस को अगर आप खुला छोड़ देते हो तो वो आसानी से वायु से क्रिया करके आग पकड़ लेता है। उसका कारण क्या है कि उसको तापमान की आवश्यकता इतनी नहीं होती है, थोड़ा सा तापमान मिल जाता है, वो आसानी से यहां पर जल जाता है। तो बच्चों, यहां पर आज हमने डिस्कस कर लिया है किसके बारे में, दहन के बारे में या कंबशन के बारे में, कि दहन क्या होता है। फिर हमने बात की किसके बारे में, कि दहन के लिए कौन कौन सी शर्तें आवश्यक होती हैं या कौन कौन सी चीजें होना हमारे लिए अनिवार्य है। फिर तीसरी हमने बात की दहन की प्रकार के बारे में, कि दहन मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है, और वो 3 प्रकार कौन कौन से हैं। सबसे पहला होता है धीमा दहन, फिर तीव्र दहन, और तीसरा और लास्ट मैंने आपको बताया स्पॉन्टेनियस कंबशन या स्वतः दहन। तो बच्चों, मैं आशा करता हूं आपको सभी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी, और मेरी यही उम्मीद रहेगी आपसे कि आप भी इन चीजों को अच्छे से देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे। तो
तो आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।